बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और हम डिस्कस कर रहे हैं हम अपनी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन क्या होती है और प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होती है और कैसे होती है एक्सक्रीशन प्लांट्स में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, मतलब कुछ एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है या ओवरऑल एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन कुछ एनिमल्स को लेंगे और फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। ये एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी एक्सक्रीशन की? द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, द नाइट्रोजनस waste which is excreted out from the body or which is eliminated out from the body of living organisms। तो ये थी एक्सक्रीशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के बारे में कहा गया है ना, तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से वो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो वो हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। हम डिस्कस करेंगे कि इन स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इन स्पेसिफिक एनिमल्स में कैसे होती है एक्सक्रीशन। तो चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा से हाइड्रा निकला है वाटर से, मतलब जहाँ पे भी हाइड्रा या एक्वाटिक इस तरह के वर्ड आएंगे तो हम कहेंगे ये वाटर से रिलेट कर रहे हैं। जैसे हाइड्रा नाइडेरियन, एक नाइडेरियन मतलब ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, इसके पास स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते इसके पास स्पेशलाइज्ड। In it, waste products simply diffuse into the isosmotic surroundings। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से किसी भी सराउंडिंग में, उसकी जो सराउंडिंग होती है जो कि आइसोस्मोटिक है, उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पेसिफिक इसके ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ये हमारे पास होती है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होती है हाइड्रा में। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेनेरिया इज द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हाइड्रा में, तो वहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं थे एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जो प्लेनेरिया है इसमें ये एक किससे बिलोंग करता है? ये प्लेटफॉर्म के ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसमें एक्सक्रीटरी के लिए, एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या है? ट्यूबुलर सिस्टम। मतलब ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती हैं। A protonephridium is a network of closed tubules without internal openings। इसके पास एक network of closed tubules होता है, जैसे कि ट्यूब्स होती हैं जो कि वेल डिवेलप्ड हुई होती हैं, वो क्या करती हैं? एक्सक्रीशन करती हैं। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप, जिसको क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। मतलब ट्यूबुलर सिस्टम है हमारे पास जो कि पूरी बॉडी में फैला होता है, और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो भी वहाँ से अराइज होती हैं, और सेलुलर सेटअप होता है, मतलब सेल्स जैसे अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टम के अंदर जैसे अरेंज होते हैं, और हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं हम सेलुलर सेटअप। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। मतलब कि हमारे पास जो ट्यूबुलर सिस्टम है प्लेनेरिया के अंदर, तो वो क्या करता है? वो एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है, और उसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये होते हैं, इनके पास टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं। टफ्ट कहते हैं किसी भी गुच्छे को, और सीलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम इसको। ये इनको मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और फूड कैप्चरिंग में भी, और इसके अलावा इसको एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। Each flame cell has a tuft of cilia whose beating propels interstitial fluids into the tubular system. That is, the beating of cilia looks like a flickering flame
ट्यूबुलर फ्लिकरिंग फ्लेम, देयरफॉर दीज सेल्स आर टर्म्ड फ्लेम सेल्स। अच्छा, अब हम इनको फ्लेम सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें बीटिंग ऑफ सीलिया है। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मोस्टली ये एक्वाटिक में पाया जाता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है और इसके अलावा इनकी फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे प्लेनेरिया में अगर हम देखें तो ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प आउट कर रहा है इसको, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं ये हमारे फ्लेम सेल्स भी हैं। देन है द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स विच इज ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। हमारे पास जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो कैसे होता है, एक्सक्रीटिव डक्ट्स होती हैं उसके पास, जो कि एक्सटीरियर में बाहर जाके ओपन होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब किसके थ्रू होती हैं, थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। अच्छा, नेफ्रीडिया की बात हम कर रहे हैं, तो नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है, इसका एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जहाँ से एक्सक्रीशन होती है। जैसे किसी भी मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ से फूड एंटर होती है, तो एक वो पार्ट होता है, और एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होती है। तो प्लेनेरिया में नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू होती है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। द पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट इन्वायरमेंट मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, उनके पास डाइल्यूट यूरिन होती है। मतलब दो तरह की यूरिन्स होती हैं, एक डाइल्यूटेड यूरिन और एक होती है कंसनट्रेटेड यूरिन। तो इनमें होती है डाइल्यूटेड यूरिन। और जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं टू द होस्ट इन्वायरमेंट। मतलब आइसोटोनिक हमने पढ़ा था कि आइसोटोनिक होता है कि सॉल्ट एंड वाटर की कंसनट्रेशन अगर सेम हो किसी सेल में तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। तो वो क्या करते हैं, आइसोटोनिक है तो उसने क्या करना है, उसके पास जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसने डिस्पोज कर देना है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स। ये कुछ स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होती है। तो ये था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हमने पढ़ा कि ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा इसमें सीलिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसकी एक्सक्रीशन में। और बीटिंग ऑफ सीलिया जो है वो क्या करता है, उसको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, और वो हेल्प करता है इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। लोकोमोशन होती है मूवमेंट जो होती है इनकी एनिमल्स की, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट होती है इनके पास, और जो ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी। और सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं जहाँ से जो एक्सक्रीशन है वो होनी होती है। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। पहले प्लेटफॉर्म की बात की हमने, फिर हम बात करें अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म इज एन ideal example of an other type of tubular excretory system called as metanephridium। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं एक्सक्रीशन में, जो कि थे फ्लैटवॉर्म में। अब अर्थवॉर्म में है कि इसमें भी ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो उनको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर अर्थवॉर्म के सेगमेंट के पास मेटानेफ्रीडिया होता है। दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, द नेफ्रोस्टोम immersed in coelomic fluid and enveloped by a network of capillaries। और इसके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, और ये सिस्टम जो है इसके पास सिलिएटेड ओपनिंग होती है। और नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लेनेरिया में कि वहाँ पे नेफ्रिडियोपोर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रोस्टोम होता है जो कि इमर्स्ड हुआ होता है सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी होती हैं इसमें। नेक्स्ट है नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है जिसमें सिलोम पाई जाती हो। तो नेफ्रोस्टोम्स कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल या फिर ट्यूब। एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सेंड्स टू ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रिडियम। द लेफ्ट ओवर अपीयर्स एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट।
तो इसमें है कि हमारे पास जो नेफ्रोस्टोम होता है वो कलेक्ट करता है सिलोमिक फ्लूइड को, और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है देन ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर एपिथेलियम जो है इसको एब्जॉर्ब करती है सॉल्ट को ल्यूमेन से, फिर ये ब्लड वेसल्स की तरफ भेज देती है, जो सराउंडिंग होती है नेफ्रीडियम की वहाँ पे भेज देती है। तो जो नाइट्रोजिनस मतलब ये सारी जो इसमें प्रोसेस है सारा वो तो हो जाता है ना। तो ट्यूबुलर्स के थ्रू ये जो फूड जो है वो जा रही होती है, सर्कुलेशन जो हो रही है वो हो रही होती है, लेकिन जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल रह जाता है जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कहते हैं, हमारे पास वो जो रह जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, या फिर जिसके पास यूरिन भी होती है, यूरिन कंटेनिंग भी होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब देख लेते हैं कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होती है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, particularly in the insects, the excretory structures are adapted to collect excretory products from hemolymph in cyanosis through suspended tubular structures called Malpighian tubules। हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, अच्छा आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें वर्टिब्रेट्स नहीं होते, वर्टिब्री नहीं होती, और ये क्या करते हैं, ये मोस्टली इसको टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। और इसके अलावा ये है कि इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और इसके अलावा ये सेगमेंटेड होते हैं, मतलब सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स जो बने होते हैं ना। जैसे हम कॉकरोच को देखते हैं, हम यहाँ पे कॉकरोच पढ़े हैं ना, तो उसी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कॉकरोच है उसके कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं ना, जैसे ऐसे लग रहा होता है कि मतलब पार्ट्स बने हुए हैं डिवाइडेड। उसकी स्किन अगर देखें, उसका एक्सोस्केलेटन हम देखें, तो उनको कहते हैं सेगमेंट्स। तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो होते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है उनका, वहाँ पे क्या होता है, उनके पास हेमोलिम्फ जो होता है उसको सिनोसिस, जो सिनोसिस में उनके उनके साइनसेस होते हैं ना, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिनको कहते हैं मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो हेमोलिम्फ है वो मूव कर रहा होता है। These Malpighian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph। ये मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को हेमोलिम्फ से बाहर निकाल देती हैं, ताकि जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होती रहे, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो इसमें ऐड होके इसमें कोई भी डिजीज़ कॉज ना करे, या फिर कोई भी हार्म ना करे उसकी इसकी कॉकरोच की बॉडी को, या फिर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनकी बॉडी को। These are the only excretory structures in animal kingdom that are associated with digestive tract। ये ऐसा excretory system है जो कि digestive tract, हमारा जो digestive system है उसके साथ associate करता है, और ये मिल के पूरा प्रोसेस करते हैं digestive system और excretory system। तो ये था हमारे पास कॉकरोच जो कि है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, और इसके अलावा इसमें मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से मूव आउट करने में, मतलब एक्सक्रीट आउट करने में। अच्छा, हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है जैसे ह्यूमन्स में ब्लड होता है, तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। और इसका एक और चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ये इकलौता ऐसा है, मतलब एक इकलौते ये ऐसे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एसोसिएटेड होता है विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स ट्रांसफर सल्यूट इंक्लूडिंग salts and nitrogenous waste from hemolymph into ट्यूब्यूल्स ल्यूमन। जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है हमारे पास, ये जो कॉकरोच की स्किन पे होती है ना, जहाँ एपिथेलियम पे होती है एपिथेलियम लाइनिंग, तो उसको कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सल्यूट्स, ये ट्रांसपोर्ट करती है सल्यूट्स को, सॉल्ट्स को। सल्यूट हमारे पास सॉल्ट्स ही होते हैं बेसिकली, और जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है इसमें कॉकरोच में, और इसके अलावा हीमोलिम्फ में जो होता है, मतलब ट्यूब्यूल्स में जो हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ हमने क्या बताया कि हमारे पास होता है ब्लड। फिर ये जो फ्लूइड है फिर ये पास आउट होता है देन टू हाइंड गट इनटू द रेक्टम। हाइंड गट का जो रेक्टम पोर्शन है ना, वहाँ पे ये then pass out होता है। Rectum reabsorbs most of the salts and water. Thus nitrogenous waste are excreted as soil excreta in the form of uric acid crystals along the feces.
फिर यहाँ से एपिथेलियल लाइनिंग से होता हुआ, ट्यूब्यूल से पास आउट होता हुआ रेक्टम तक जा पहुँचा, मतलब हाइंड गट तक जा पहुँचा। फिर रेक्टम क्या करेगा, वो रीअब्सॉर्ब करेगा इस सॉल्ट और वाटर को। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अलोंग द फेसेस। Then this kind of adaptation in excretion is the success of these animals on land with acute shortage of water। अच्छा, मोस्टली ये एक्वाटिक जो होते हैं उनमें तो वो होती है ना वाटर की एक्सेस होती है, लेकिन जो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं ना इनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। तो ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ना पूरा, ये एक बैलेंस मेंटेन रखता है। अगर ज़्यादा ऐसे वाटर ले लें तो उसका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सक्रीट आउट नहीं होता तो ये हार्म कर सकता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइक इन कॉकरोच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन कैसे होती है। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को हमने डिस्कस किया। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हमारे कौन थे? हमारे पास थे हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड कॉकरोच और अर्थवर्म। इन 4 को हमने डिस्कस किया और हमने पढ़ा कि इनमें क्या-क्या होता है। किसी में ट्यूबुलर सिस्टम होता है, किसी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और किसी में नहीं होता। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।